ठीक है, बैठ जाओ। पानी तो लाया नहीं, लेते हैं, इसमें है, उसको गिरा देना। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भारत की नागरिकता, है ना? तो नागरिकता में कितने आर्टिकल थे टोटल? 7। कौन कौन? नागरिकता किस पार्ट में है? ये कौन से भाग में है? भाग 2। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 5 से लेकर 11। इतना आर्टिकल हम लोग पढ़ लिया ना? तो 5 आर्टिकल क्या कहता है बताओ? अनुच्छेद 5 उसके जन्म से कि अपने जन्म से? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। चलो बताओ। थैंक यू। हाँ, अनुच्छेद 5। बोलो। अनुच्छेद 5 मतलब ऐसे व्यक्ति कम जो भारत में 5 वर्ष पहले से रह रहे हो, कब से? जब से संविधान लागू हुआ, या उनके माता पिता यहाँ के निवासी हो, उनको अनुच्छेद 5 के तहत मान्यता दी जाएगी नागरिकता। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। चलो बताओ, अनुच्छेद 6 बोलो। अनुच्छेद 6 कहता है कि जब भारत का बंटवारा हमारा हो गया तो एक डेट दिया गया कि भाई 19 जुलाई 1948 के पहले, इसलिए कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से भारत लोग आने भागेंगे, भारत से पाकिस्तान भागेंगे, तो 19 जुलाई 1948 के पहले तक जितने लोग आ जाएंगे उनको अनुच्छेद 6 के तहत क्या कर दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अनुच्छेद 7 बैठ जाता हूँ। कितना मार्च? 1 मार्च। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या कहता है अनुच्छेद 7? क्या कहता है कि अगर कोई भी नागरिक, बैठ जाओ, जब बात हो गई कि भारत की बंटवारा होगा तो 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हमको भारत में ही अच्छा था, रहना चाहिए था, तो वो फिर रिटर्न आ रहे थे, तो उनके लिए भी डेट दिया गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले तक आ जाएंगे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? चलो बताओ। हाँ, बैठ जाओ। अगर कोई विदेश में रहता हो पाकिस्तान को छोड़ करके, वो चाहता हो भारत की नागरिकता ले, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। शर्त ये रहेगी कि उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई ना कोई भारत में नागरिक रहा हो। ठीक है, चलो, तो ये तो 4 आर्टिकल हो गए। 5, 6, 7, 8 दे दिया गया। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कॉर्नर हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अगर तुम भारत के नागरिक हो और जा करके किसी दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही स्वीकार करोगे, आपको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दिया अनुच्छेद 9 के तहत। मतलब जैसे ही गए, यहाँ से गए। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? चलो बगल में।
प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति जो नागरिकता जिस व्यक्ति के गलती करने पर उसका नागरिकता अधिकार उसके पास ही है। गलती करने पर नहीं, आप सही बोले, गलती वाला नहीं ये प्रश्न आएगा, ये कहा जाएगा ना भारत के नागरिकों के पास उनके नागरिकता के संबंधित अधिकार उनके पास सुरक्षित रहे। ठीक है, बैठ जाओ। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? हाँ, त्रुटि की बात नहीं है, जो भी अभी है उसमें जो भी आपको संशोधन करना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 11 के तहत जो हमारा संसद है क्या करेगी? कानून बना सकती है। ठीक है ना? तो अब इतना हम लोग पढ़ लिए, अब देखेंगे कि आने वाले समय में 1955 में पहली बार भारत के संसद को रियलाइज हुआ कि वो कानून बनाना चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठेगा ना कि नागरिकता संबंधित कानून पहली बार कब बना? 1955 में। नागरिकता संबंधित कानून कब बना? 1955 में पहली बार। तो हम लोग लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या 1955, मतलब पहली बार नागरिकता में संशोधन किया गया, नियमावली बनाई गई। संशोधन की तो बात ही हटा दो, पहली बार नियमावली बनाई गई, वो कब बनाई गई? 1955 में। अब ये क्या था? ये था कि अभी तक जितना अनुच्छेद आप देख रहे हो, इसमें कहीं भी देख रहे हो कि उसके बाद आएंगे तो क्या होगा? बात समझ आया? उसके बाद का क्या होगा भाई? तो अब पहली बार बताया गया कि भाई देखो, नागरिकता लेने का मतलब नागरिकता लेना और नागरिकता छोड़ना, यही दो प्रोसेस होगा ना भाई। कोई अब चाहता है 1950 के बाद कि हमको नागरिकता चाहिए, तब क्या नियम है तुम्हारे पास? 1950 के बाद कोई कहता है हम भारत में नहीं रहेंगे, नागरिकता छोड़ेंगे, तब क्या नियम है तुम्हारे पास? तो ये नियम कब बनाया गया? 1955 में जाकर के। तो नागरिकता लेने का हमारे पास 5 नियम है। कितना बाबू? 1, 2, 3, 4, 5। कितना नियम? 5। नागरिकता छोड़ने के हमारे पास इधर लिख दें, दिखाई दे रहा ना, 1, 2 और 3। मतलब आप नागरिकता आपकी जा सकती है या आप छोड़ सकते हो, कितने नियम के तहत? 3। और नागरिकता आप ले सकते हो कितने के तहत? 5 नियम के तहत। क्लियर है? अब एक एक करके हम देखेंगे। तो अगर सबसे पहला है तो हम लोग देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं जन्म के आधार पर। ठीक है ना? जन्म के आधार पर। अगर अब भारत संविधान बन के तैयार हो गया, उसके पहले आपको मिल गया है अगर नागरिकता, तब तो ठीक है, जितना नियम है। अब नहीं मिला है, तब आपका नागरिकता आपको लेनी है तो किस बेस पे मिलेगा? तो सबसे पहला जो आता है वो है जन्म के आधार पर। लिख दिया गया संशोधन करके कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ये बताओ, तुम लोग थे उस समय, संविधान संशोधन हुआ तो नहीं थे, संविधान बना तो नहीं थे, आप नागरिक हो आज, तो ये किस नियम के तहत? जन्म के आधार पे। ठीक है, चलो आगे दे बताएंगे और किस आधार पे। तो जन्म के आधार पे कहा गया कि वैसे व्यक्ति, ध्यान समझना, वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत राज्य क्षेत्र जहां तक उसकी सीमा है उसके अंदर होगा, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि मान लो कोई ब्रिटेन का दंपति है, दंपति समझते हो ना, पति पत्नी, ताजमहल देखने आया, तब तक उसका बच्चा हो गया। अब क्या करे? नागरिक मान लोगे? नहीं। तो कहा गया कि विदेशी दंपतियां जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए हों उनको छोड़कर। ठीक है, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में किसी का बच्चा हो रहा है, उसको दिया जाएगा जन्म के आधार पर, उसका भारतीय भूभाग के अंतर्गत जन्म हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये प्रश्न उठ गया कि जन्म के आधार पर दिया जा रहा है, तो किसी का भी जन्म हो जाए, कहा गया ना स्टार्टिंग में कि 6 महीने से अधिक भारत में रहा हो, तो पाकिस्तानी क्या करें? अगर जैसे वो लोग शादी कर लेते हैं 7, 8, 10, और शादी करके 4, 5 बीवी इधर भेज दे बॉर्डर के बाद। अब बॉर्डर से क्या हुआ है ना, ये तो आना जाना तो लगा ही रहता था। यहाँ 6 महीने बीवी रह गई और बच्चा हो गया, नागरिकता कहाँ की मिल गई? भारत की। अब नागरिकता भारत की मिल गई, तब समस्या हो जाएगी, आतंकवादी बनेगा, भारत को तोड़ देगा। तो कहा गया ऐसे नहीं होगा। क्या कहा गया? जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी जिनका भूभाग के क्षेत्र में जन्म हुआ हो, लेकिन उस समय उनके पिताजी की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए।
हम कब की बात होता है, 1955 की। पिताजी की नागरिकता भारत में होनी चाहिए। अब ये तो मान्य हो गया, ठीक है ना, यही था। लेकिन बात ये हुआ कि महिलाओं को लगा खराब कि भाई पिताजी की मान्यता अगर माता जी की मान्यता रहे तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि भारत की लड़की और विदेश का लड़का हो, यहाँ शादी हो गया, आपके कानून के अनुसार शादी अलाउ हो, शादी हमने कर लिया, फिर तो बच्चा होगा तब तुम कह रहे हो कि यहाँ के नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? बाप उसका दूसरे देश का है, माता जी यहाँ की हैं। तो ये तो मतलब मेल और फीमेल का भेदभाव हो गया ना। तो फिर इसको चेंज किया गया और क्या कहा गया, नहीं, माता और पिता किसी का भी, माता या पिता किसी का भी तब नागरिकता मिल जाएगी। अब इसका निगेटिव क्या हुआ आगे चल के? निगेटिव ये हुआ कि मान लो पाकिस्तान का आतंकवादी भारत की किसी लड़की से मुस्लिम शादी कर सकता है ना, कर सकता है, जैसे सानिया मिर्जा। अब शादी कर ले और करने के बाद लड़का पैदा हो, लड़का हो जाए नागरिक भारत का, तो फिर संशोधन क्या क्या कहा गया, माता या पिता में से किसी एक की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा जो होगा, एक नागरिक हो गया, माता हो या पिता हो, दूसरा जो होगा वो भारत में रहने के लायक हो, भारत को जानता हो और भारत में लीगल हो। मतलब अगर लादेन आके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, माता या पिता। अब ये बात आती है कि हम लोग आज कौन सा पढ़े, अभी तो हम ज्यादा बता दिए ना एक मतलब इसको, तो आपको याद रखना है जन्म के आधार पर नागरिकता। इसमें पढ़ना है किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत के भूभाग क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उसके माता या पिता में से किसी भी एक का उस समय भारत का नागरिक होना जरूरी है। बस ये याद रखना है। ये मॉडर्न वाला है, आधुनिक वाला। एग्जाम पूछे तो ये थोड़ी पूछेगा 1983 में क्या था। हाँ, ये अगर थोड़ा सा डीप में जाना है तो याद कर लो कि 1955 में क्या था, ये याद रख लेना है, ठीक है ना। 1955 में क्या था, तो 1955 में क्या था, जन्म हो दे दिया जाए। लेकिन आज क्या रखोगे, भारतीय भूभाग क्षेत्र में जन्मे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। शर्त यह रहेगी कि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी न किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्लियर है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, विदेशी नहीं हो तो ऐसे ही छट गए, विदेशी होंगे तो नागरिक होंगे नहीं। अब इसके तहत सानिया मिर्जा का बेटा हुआ है ना, नहीं पता है, मिठाई नहीं मिला था। अच्छा, ठीक है। उनके पति का नाम क्या है, शोएब मलिक। अब जो लड़का हुआ है वो जब 18 साल का होगा तो उसकी मर्जी, चाहे तो पाकिस्तान का नागरिकता ले, चाहे तो भारत की नागरिकता ले। क्यों? इसलिए कि सानिया मिर्जा आज भी कहाँ के नागरिक है, सीधा बैठ जाओ, सीधा सीधा, ठीक है ना, भारत के नागरिक हैं वो सानिया मिर्जा। तो उसका बेटा भारत का नागरिक बन सकता है। अच्छा, एक चीज और आता है, सर जैसे 18 का होगा बन जाएगा, नहीं, ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता है। इसके बाद वो अप्लाई करेगा भारत में कि सर हम चाहते हैं लेना। अब जांच होगी कि देना उचित रहेगा कि नहीं, ठीक है, तब नागरिकता दी जाएगी। तो जन्म के आधार पर समझ में आ गया। आते हैं दूसरा कहता है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार। अब ये वंश परंपरा क्या है, ये कहता है, अच्छा ये जो परंपरा है ना, इसी के आधार पर हम सबको नागरिकता मिली हुई है। इसे वंशावली कहते हैं ना, जैसे ब्लॉक में जाओ कुछ भी तो वंशावली लेके आओ। तो वंशावली क्या है, वंश परंपरा है। तो 3 पीढ़ी तो कम से कम याद ही रखना चाहिए। अच्छा, अब तो लोग नहीं पूछते हैं, पहले शादी विवाह में ससुराल में लोग पूछते थे, बहु पूछते हैं आज भी। अच्छा हमसे नहीं पूछे थे। पूछते हैं लोग कि बाबा के पिताजी का नाम क्या था, बाबा का नाम क्या था, ठीक है ना। अब नहीं पूछते हैं, इसलिए मतलब ज्यादा कि भाई लड़का खुद पढ़ने वाला है, क्या पूछा जाए इससे। जब पूरा भारत का संविधान याद कर लिया है तो घर का वंशावली तो याद ही होगा। तो ये पूछा जाता था। तो हम लोग की जो मिली है वो किसका तरह मिली है, वंश परंपरा। वंश परंपरा मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी जन्म लो, जैसे मान लो कि अब हम और मतलब हमारी पत्नी अगर चले जाए कनाडा घूमने, इस समय तो नहीं जाएंगे, एंटी इंडिया हो गया है वो, ब्रिटेन घूमने चले जाएं और हमारा बच्चा वहां पैदा हो जाए, तब तो जन्म के आधार पे दिक्कत हो गया ना। इसलिए कि भू क्षेत्र जो है उसके अंडर में जन्म लेना चाहिए, दिक्कत हो जाता। तब उसको किस आधार पे दिया जाएगा, वंश परंपरा के आधार पे। इसलिए कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है भारतीय भूभाग क्षेत्र से बाहर, अंदर लिया तब तो हम दे देंगे, ऊपर वाले से बाहर, तो उस समय अगर भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी की भी नागरिकता अगर भारत की है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो हम लोग की जितनी चलती है किसके आधार पर चलती है, वंश परंपरा के आधार पर।
अगर ये नहीं होता तो कहाँ जाते? जन्म परंपरा के आधार। क्लियर है? तो दो तैयार हो गया आपका, जन्म के आधार पे और वंश परंपरा के आधार पे। अब बात होती है अब किस आधार पे दिया जाए। ये तो हो गया हमारे देश के, कि देश के लोग जो देश में जन्म लें या देश के बाहर जन्म ले लें, हो गया। लेकिन अब बात आती है कि क्या सर अगर कोई बाहरी आ जाए यहाँ पे और वो लेना चाहे, बात समझ में आ रही है, तो उसको दिया जाता है पंजीकरण के आधार पर। किस पे? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, पंजीकरण के आधार पर पंजीकरण। अब ये क्या होता है? ये होता है कि स्टार्टिंग में 1955 में कहा गया भाई अब कोई पाकिस्तान से आए कि भाई हमको नागरिकता दे दो, नागरिकता दो, तो क्या करेंगे? या ब्रिटेन से आए कि नागरिकता दे दो तो क्या करेंगे? तो कहा गया कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? और इसमें स्टार्टिंग में था कि 6 महीना अगर वो भारत में रह ले और फिर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसको नागरिकता दे दो। लेकिन अब क्या है? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। अब ये 7 वर्ष क्या है? अगर कोई विदेशी आता है भारत में घूम आ रहा, उसको मन लग गया, यहीं पे जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं शादी कर लिया, रह गया, ठीक है, अब उसको 2 शर्त हम बता रहे हैं, समझो। एक तो उसको जाने का मन नहीं किया, दूसरा शादी करके यहीं पे घर बसा लिया, 7 वर्ष लगातार रहा, उसको भारत रच बस गया है, तब उसको नागरिकता अगर लेनी है तो भारत में गृह मंत्रालय में, कहाँ अप्लाई करेगा? गृह मंत्रालय में अप्लाई करेगा कि सर पंजीकरण के आधार पे हमको नागरिकता दे दी जाए। तो वो कहेंगे अच्छा पंजीकरण के आधार पे, बताओ कब आए थे? तो सर हम 2013 में आए। अच्छा 13, 7, 20, 21 चल रहा है, ठीक है, मतलब 8 साल तुम रह रहे हो, मतलब पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, 7 साल से ऊपर हो गया। अच्छा दूसरा क्राइटेरिया शादी होती है यहाँ पे? हाँ शादी कर लिया है सर। अच्छा ठीक है, चलो हम देखेंगे। तो जरूरी नहीं कि उस समय साइन करके दे दिया जाएगा, अब रोक दिया जाएगा 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 2 महीना, जब तक गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं हो जाएगा आपको नागरिकता नहीं देगा। उसके वजह से नागरिकता दे भी सकता है और नहीं भी सकता है। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम क्या बोले कि यहाँ पे जो इंटर कर लिया है, पढ़ने आए इसलिए तैयारी करना है बोले थे, तो इसका मतलब इंटर कर लिया, तैयारी करना है तुमको, तो इंटर के बाद नौकरी लग जाएगी। इंटर एक मानक हो गया, अब तुम अप्लाई कर सकते हो। बस जैसे मान लो एसएससी जीडी का फॉर्म है हाई स्कूल पे, तो जो हाई स्कूल कर लिया, अब पढ़ाया जाए तो यही पढ़ाया जाएगा ना कि एसएससी जीडी बनने के लिए पहला मतलब योग्यता क्या है? हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो पास होना चाहिए, इसके बाद बनेगा कि नहीं बनेगा ये एग्जाम बताएगा। उसी तरीके से ये सारा सिस्टम जो है ये होना चाहिए, इसके बाद बताया जाएगा कि नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी। इन दोनों पे नहीं, ये तो भारतीयों के लिए है, इसमें हम बता रहे हैं पंजीकरण के आधार। क्लियर है? पंजीकरण के आधार पे अगर आप 7 साल रह गए लगातार भारत में, रच बस गए, उसके बाद से भारत में शादी ब्याह कर लिए, लड़की हो तो लड़का से, लड़का हो तो लड़की से, ठीक है, तो शादी कर लिए, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हो गृह मंत्रालय में, भाई हमको पंजीकरण के आधार पर हमको नागरिकता दे दी जाए। अब गृह मंत्रालय जांच पड़ताल करके आपको नागरिकता दे देगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा कि अगर कोई विदेशी 7 साल भारत में रह जाए तो वह भारत के लिए अप्लाई किस विधि से कर सकता है नागरिकता के लिए? देशीकरण, आगे देशीकरण पढ़ाना है, वंश परंपरा के आधार पे, जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार, क्या मारोगे? पंजीकरण। क्लियर है? अब चौथा है देशीयकरण। देशीय के आधार। अब देशीकरण क्या हो गया? कोई आया 7 साल रहा, 8 साल रहा, शादी नहीं कर रहा है इसलिए कि उसको शादी करने का मन नहीं है, तो इसका मतलब पंजीकरण तो फेल हो गया ना, पंजीकरण फेल हो गया। दूसरा एक चीज और है, ये पंजीकरण वाला ना पाकिस्तान को छोड़ के है, पाकिस्तान वाले नहीं रहेंगे भाई। 7 साल के बाद भी धोखा हो सकती है। तो सर पाकिस्तान वालों के लिए क्या? पाकिस्तान वाले हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं देशीकरण। तो ये देशीकरण वाला पाकिस्तान वालों के लिए बना दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि वैसे लोग जो भारत में आए हैं, अब जैसे शादी करना तो एक मोटिव भी हो सकता है ना कि जा कर रहे हैं, अभी हैदर अली कौन आई है? सीमा हैदर, ठीक है ना, सीमा हैदर आई है, शादी कर ली, नागरिकता कब मिलेगा उसको? पाकिस्तान की है ना। देशीकरण अभी समझो 10 साल नहीं 12 साल। देशीकरण में कितना, यहाँ पे कितना लिख लेना है? 7 ईयर्स। ये कितना बाबू? 12 ईयर्स, 12 साल। तो देशीकरण कहता है कि अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता चाहता है, कब? यदि वो भारत में आए, रच बस जाए और कम से कम 12 वर्षों तक लगातार रहे, उसके बाद 22 भाषा जो हमारे शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में लिखा गया है,
उसमें से किसी एक पे उसका जो मजबूत पकड़ हो। बात समझ आ रहा है ना? जैसे हिंदी बोल रहा, भोजपुरी बोल रहा, बंगला, उर्दू, कहीं भी जाकर बैठ के बोल रहा हो। अच्छा, बैठ के बोल रहा हो मतलब क्या अकेले बोल रहा हो? नहीं, लैंग्वेज पे उसका कमांड हो कि मतलब बातचीत उसमें कर पाए, और 12 साल रह जाए तब वह देशीकरण के आधार पे नागरिकता मांगने का अधिकारी हो जाएगा। अच्छा, देशीकरण मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ठेठ देशी हो एकदम। ठेठ देशी का मतलब देखते ही पहचान में आ जाए कि गांव का लड़का है, होता है ना? ठेठ देशी। देशीकरण का मतलब इसी में रच बस गया हो, मतलब पहचान में ही ना आए कि ये विदेशी था, है? हाँ, मतलब कि पूरा एकदम उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये यही का है ही। कोई कहे कि अरे ये अपने देश का नहीं, अपने देश का नहीं है, तो हाँ पहचान में ना आए, समझ रहा है ना? देशीकरण हो जाए उसका, एकदम देशीकरण। तो 12 साल लगातार रह जाएगा तो लगभग देशीकरण हो जाएगा। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो गृह मंत्रालय थोड़ी कह रहा है कि 12 साल बाद दे ही देंगे, जांच कर लेंगे कहीं तुम्हारा 12 साल में कोई स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं आया। जैसे प्लेयर रह रहते हैं तो कुछ ना कुछ उगल देते हैं। शाहिद अफरीदी जब भारत में खेल रहे तो यहाँ आते तो जाए कहते थे कि भारत में जितना प्यार मिलता है पाकिस्तान में नहीं मिलता है। अब जब नेता बन रहे हैं तो कह रहे हैं कश्मीर हम लेकर रहेंगे। ठीक है, अभी क्रिकेट हुआ हैदराबाद में, तो हमारे ही देश के युवा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, सुने कि नहीं? जब किससे हो रहा था, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से किससे हुआ, तो पाकिस्तान जीता जब, तो भारत के दर्शक नारे लगाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हालांकि गलत है, अभी आगे बताएंगे, वहां हम 3 पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। ठीक है, ये गलत है। आप जिस देश का अन्न खा रहे हो, जिस देश की सुरक्षा में रह रहे हो, उस देश के खिलाफ आपको नारा नहीं लगाना चाहिए, वो भी उस देश के साथ जिसका हम लोग का क्या कहते हैं, हड़पौड़ी चल रहा हो। हड़पौड़ी समझता हो ना? मतलब उससे यहाँ का पानी भी नहीं पीना है हम लोग को। ठीक है, तो नारा लगा दिए लोग। अब वहाँ मोहम्मद रिजवान एक प्लेयर है जो कि शतक मारे। हम लोग का अभी फिलिस्तीन में इजराइल में झगड़ा हो रहा है ना, तो हम लोग इजराइल की तरफ थोड़ा सा है भाई। इजराइल की तरफ होने का कारण ये है कि जब विश्व के 2 देश लड़ रहे हो तो हमारे फेवर में कौन है? जब हम झगड़ा करें किसी से तो उन दोनों में कौन खड़ा होगा? उसी के साथ हम रहेंगे, सीधी सी बात है। तो भाई इजराइल हमेशा खड़ा हुआ है। 1971 का युद्ध हो पाकिस्तान से या 65 का, हमेशा इजराइल साथ में रहा है। अभी जब हम अटैक किए थे, पुलवामा वाला हुआ था कांड, उसके बाद से तो इजराइल सीधा बोला था कि मतलब हम अटैक करते हैं, आप बोलिए जब, तो हम किसके साथ रहेंगे? इजराइल साथ रहेंगे। हमारे देश में आके और मोहम्मद रिजवान शतक मार के और ग्राउंड में नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के कह रहे हैं कि ये हमारा शतक फिलिस्तीन को समर्पित है। ठीक है, तो भाई ये तो हमको बुरा लगेगा, हमको मतलब भारतवासियों को। आज जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर निकले, भारत से हो रहा था, तो पूरा दर्शक अब जय श्री राम जैसे नारा लगा दिए सब। अब ये उनको बुरा लगा। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी में जाकर कंप्लेन किया, पता ही नहीं आप लोगों को? आईसीसी में कंप्लेन की है कि भारत में हम लोग को ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां जब नमाज पढ़ रहे थे तो देखो वहां के जो क्रिकेटर हैं, मतलब पूर्व क्रिकेटर अकरम, वासिम अकरम नाम है ना, हाँ, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मतलब अच्छा पल है, सुनहरा पल है कि इतने हिंदुओं के बीच में मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ दिया। भाई तुम मूर्ख हो, हम लोग तो अपने सामने मतलब ये मुसलमानों को नमाज पढ़वाते हैं। ये बताओ कभी देखे हो कि अपने गाँव में या कहीं दंगा हो, कोई नमाज पढ़ रहा है तो कहीं नमाज पढ़ा तो हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, हाँ भाई पढ़ लो तुम। और तुम क्या कह रहे हो कि ये बहुत गर्व की बात है, एक मुसलमान जाके पढ़ के आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब ऐसा स्टेटमेंट आपका काउंट किया जाएगा कि 12 साल रह रहे हो, बीच में कहीं छोड़े तो नहीं ऐसा बम, सुतली बम अगर छोड़ दिए हो तो नागरिकता आपकी नहीं दी जाएगी। आपको देशीकरण पूरा हो जाना है। देशीकरण होने के बाद आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, गृह मंत्रालय देखेगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के गायक कल बताए थे हम, अदनान सामी, लिफ्ट करा दे, एक साथ गाना है उनका, लिफ्ट करा दे, कुछ गाना है ऐसा अदनान सामी का। सॉन्ग सर्च करो, किसी का मोबाइल है, अदनान सामी सॉन्ग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मतलब सिंगर हैं वो। जब 12 साल रह लिए तो 12 साल के बाद अप्लाई किए किसके पास? गृह मंत्रालय। भाई नागरिकता चाहिए, उनको हमने नागरिकता दे दिया। और ऐसे ऐसे अगर कलाकार भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको नागरिकता क्या कर दी जाएगी? दी जाएगी। आ जाओ भाई, हम लोग भारत में क्रिकेटर आ जाओ बढ़िया बढ़िया। हालांकि हमारे यहाँ तो खुद भरे पड़े हैं जिनको टाइम, अब सूर्या जैसे प्लेयर को हम लोग बाहर बिठा देते हैं। ठीक है, तो देशीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, वंश परंपरा, जन्म परंपरा, समझ आ गया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि
अर्जित भूभाग के आधार पे, अर्जित भूभाग के आधार पे। देखो पूरा विश्व का नागरिकता अगर किसी को लेना हो तो हम दे सकते हैं ना। जन्म भारत की बात हो गई, भारत का कोई बाहर जन्म ले ले उसकी बात हो गई, विदेशी अगर आ जाए तो उसकी बात हो गई, पाकिस्तानी आ जाए उसकी बात हो गई, हमने पूरा विश्व संभाल लिया। अब जो अनुच्छेद हमारा 2 कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारतीय संघ में कोई बाहरी क्षेत्र शामिल होना चाहे तो हम उसको क्या कर लेंगे, शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत। तो वो जो आएंगे उनको नागरिकता किस बेस पे दोगे, अर्जित भूभाग के आधार पर। मतलब अगर अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में कोई बाहरी क्षेत्र शामिल होता है तो उसके नागरिक स्वतः ही अर्जित भूभाग के आधार पर भारत के नागरिक बन जाएंगे, उनको अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सिक्किम 1974 में 35वां संविधान संशोधन, उसको क्या कर लिया, डोमिनियन स्टेट बना लिया अधिराज्य। और 1936 में 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत अधिराज्य और 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य। तो सिक्किम को जब अपनाया गया होगा तो उनके नागरिक जितने हैं अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो करेंगे नहीं, उनको तुरंत इस अर्जित भूभाग के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये थे 5 नियम जिसके तहत नागरिकता दी जाएगी। 5 याद करो, चलो बोलो साथ में। पहला, अरे तेज बोलो भाई, जन्म परंपरा के आधार पर। दूसरा, वंश परंपरा। तीसरा, पंजीकरण। चौथा, पांचवा, बहुत बढ़िया, जन्म परंपरा बोलो क्या होता है, भारतीय जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर किसी का जन्म होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उस समय भारत के नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, कोई विदेशी ना आया हो उसको पकड़ के नहीं देना। दूसरा, देसी, ये कौन सा है, वंश परंपरा के आधार पे। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के क्षेत्र से बाहर हो रहा हो, उसके जन्म के समय अगर उसके माता पिता, दादा दादी या भारत के निवासी हो तो उनको भारत में लगता है। तीसरा, पंजीकरण, पंजीकरण है ना, हाँ, इसके तहत कोई विदेशी जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो वह लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहे और भारत में शादी करे तो वो एलिजिबल हो जाएगा, पंजीकरण के आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण, पाकिस्तान, विशेषकर पाकिस्तान के लोग अगर चाहें भारत की नागरिकता लेना तो वो 12 साल लगातार रहे और भारत के जो 22 भाषा है, अच्छा शेड्यूल 8 में कितने भाषा हैं, 22 भाषा में से किसी एक भाषा पर उनका कमांड हो तब वो अप्लाई कर देंगे देशीकरण के आधार पे। उसके बाद अर्जित भूभाग, अनुच्छेद 2 के तहत अगर भारतीय संघ में कोई भी बाहरी क्षेत्र शामिल होता है तो वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे अर्जित भूभाग के आधार पर। तो ये हो गया हमारा 5 नियम जिसके तहत हम क्या कर देंगे, नागरिकता दे दें। अब बात करते हैं कि नागरिकता कैसे हट जाएगी। तो पहला तो आप जानते हो जैसे ही कहीं का तो नागरिकता छीन ली जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे वही चीज, अगर आप भारत के नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करेंगे तो आपकी नागरिकता, ठीक है। तीसरा, बर्खास्त किया जाएगा, बर्खास्त, अगर आप किसी देशद्रोही काम में पकड़े गए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मतलब हैदराबाद नारा अगर जैसे मान लो कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, हमारा नहीं देश का, हमारा हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है, देश का पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, इधर मिसाइल पे मिसाइल चल रहा है और भारत में कोई गुट आ जाए, कुछ लोग आ जाए जो कि पाकिस्तान के झंडा बुलंद करने लगे, उस समय भारत के तिरंगे को अपमान करने लगे, तो उनकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, तुरंत बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है। चौथा, कोई पागल हो जाए, मतलब वही तीसरा, पागल हो जाए। अब मान लो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम जैसे ही जो बाइडन और ये इनका मोदी का चल रहा है मीटिंग, तब तक जो बाइडन मुर्दाबाद जाए कहने लगो, भाई तुमको पागल घोषित किया जाएगा ना कि उसको नागरिक नहीं है। अच्छा, नागरिकता खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको देश से निकल के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप रह सकते हो, कोई वृत्ति या व्यापार कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब अपना रोजगार चला सकते हो, सब कुछ। आपको 2 चीजों से वंचित किया जाएगा, राजनीतिक अधिकार आपका वंचित हो जाएगा, किसी बड़े पदों पे नहीं जाओगे, न इलेक्शन लड़ सकते हो, ना वोट दे सकते हो,
सिविल सर्विसेज में नहीं जाओगे, जज नहीं बनोगे, बड़े पदों पर नहीं जाओगे, बाकी तुम दुकानों का चलाओ, खेती करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। नागरिकता खत्म होने का मतलब, जैसे हम लोग का इसमें अच्छा नागरिकता खत्म हुई, इसका मतलब तुरंत उठाएंगे, सब उठा कर बॉर्डर के बाहर काट के उधर फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। अपने देश से बाहर फेंक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता खत्म होने का मतलब क्या है कि आप राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो गए। आप जो मौका दिया जाता है ना, मौका मतलब ये आईएएस का फॉर्म निकला तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारा भी अधिकार है, हम भी फार्म भरेंगे। जैसे आप ग्रेजुएट हो गए तो आपको कोई रोक सकता है फॉर्म भरने से? वो जो लिखा है, जैसे कहे कि 21 वर्ष से लेकर 36 वर्ष 30 वर्ष के बीच वाले भरेंगे, तुमको सर हमारा 22 वर्ष से भरेंगे, हाँ भाई भर सकते हो। योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए, हमने बीए कंप्लीट कर लिया, हाँ भर सकते हो। इसलिए भर सकते हो क्योंकि तुम भारत के नागरिक हो। अगर नागरिक नहीं होते तो ये अधिकार तुम्हारा नहीं है कि कोई भी मतलब नियुक्ति निकले या कुछ भी हो तो आप अप्लाई करने के लिए दावेदार हो। अगर भारत के नागरिक होते, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, ये कोई फॉर्म ही नहीं निकल रहा है, कोई नियुक्ति आ नहीं रही है। अच्छा, कोई फॉर्म आए, किसी को रोका जा सकता है कि तुम नहीं भरोगे? किसी जाति के आधार पे कि ये जाति फॉर्म नहीं भरेगी? नहीं। धर्म के आधार पे ये धर्म फॉर्म नहीं भरेगा। लिंग के आधार पे कि मेल फीमेल नहीं भरेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। हाँ, अगर देश हित की बात आती है तो होता है। जैसे अब मान लो कि आईपीएस बनना है, हमारा दोनों पैर नहीं है, एसपी बनना है, दोनों पैर नहीं है, आर्मी में जाना है, दोनों पैर नहीं है, तो भाई वहां तो रोका जाएगा। मतलब कि जाति, धर्म, नस्ल भेद, इन सब पे किसी को कहीं पे रोका नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी नागरिकता खत्म होगी, आप ऐसे ही क्या हो गए, बाहर हो गए सब चीज से। लेकिन भारत में रह सकते हो, रोजी रोजगार कर सकते हो, ठेला चला सकते हो, गुपचुप का चाट का ठेला चला सकते हो, ठीक है। इस समय बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना कि गुपचुप वाले कर सब 70,000 रुपये पर डे का कमाते हैं, दिखा रहा है ना यूट्यूब पे। जानते हो क्या है वो? दिखा रहा है ना कि जितना रेशियो से तुम देख रहे हो मोबाइल, आगे यही करना है। तो इसको दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए? जैसे रील बना रहे हैं सब कि एक ठेला वाला कितना कमाता है, तो गुपचुप बेच दी, एक गुपचुप 1 रुपये का बेच रहा है, एक दिन में 3,000 बेच रहा है, तो कितना इनकम हुआ? 3,000 हुआ। तो महीने के 10 दिन का कितना हुआ? 30,000, महीने का 90,000। मतलब इतना इनकम तो कोई कमा नहीं रहा। हाँ, वो रेट जोड़ के बताते हैं सब ना। अच्छा, तो हम तो इंजीनियर हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो 90,000, तो दिखाता है कि वो भी ठेला खोल लिया? नहीं, वो दिखा रहा है कि जिस रेशियो से सोच के तुम रील देख रहे हो ना, आगे यही करना है। बात समझ में आ रहा है? आगे यही करना है। हर चीज पैसा थोड़ी होता है। ये बताओ, हम तुम लोग को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि हमसे बढ़िया है वो जो मतलब गंदगी साफ कर रहा है। यही हो गया ना। हमसे बढ़िया वो है जो मतलब भीख मांग रहा है, दिन भर मेहनत, जितना मेहनत आप करते हैं उतना ही मेहनत वो करके और पैसा कमा लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ। प्रोफेशन भी कोई चीज होता है कि तुम किस काम में हो। पैसा आना चाहिए, लेकिन उसका भी माध्यम सही होना चाहिए, और उसका माध्यम सही हो जब पढ़ोगे लिखोगे तब। नहीं पढ़ोगे तो माध्यम गलत होगा ही होगा। अब ये बताओ, कोई कितना हो कमा रहा है, उससे बढ़िया तो रील दिखाना चाहिए कि रात में खड़े हो जाओ, कोई कार वाला आया, उसको एक डंडा मारो, मर गया, और कार लिए 1 सेकेंड में 10 लाख की कमाई। अब 24 घंटे का इनकम बताओगे? हुआ ना? भाई ये लीगल थोड़ी है, चलेगा ज्यादा दिन? नहीं चलेगा। तो उस तरीके से मतलब रील देख के नहीं करना है कि मतलब क्या करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, हम लोग खत्म हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब कब हुआ था? पहला 1955 में, दूसरा 86 में, तीसरा 92 में, चौथा 2003 में, पांचवा 19 में, ठीक है। 2015 में हुआ था, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, 2019 वाला ही काउंट करेंगे। पहला पूछेगा कब हुआ था? 1955 में, दूसरा कब हुआ था? 86 में। पहला और लास्ट भी याद रखो, लास्ट 19, पहला 55, ठीक है। 5 तरीके से नागरिकता दी जाएगी, 3 तरीके से ले ली जाएगी। काम हो गया इसका खत्म। अब इसको लिख लेते हैं, इन लोगों का दीजिए, बाद में लिखेंगे। हाँ।